गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू हिंदी की पाठशाला। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वन शॉर्ट रिवीजन करवाएंगे और इस चैनल में जो भी आगे वीडियो आएंगे उनको हम जल्दी जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट करवाते जाएंगे उन वीडियो में। तो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाते हैं राजभाषा। ये हमारा व्याकरण चल रहा है। व्याकरण में हमने काव्य बोध कंप्लीट करवा दिया है। हमारा ये भाषा बोध है, इसका एक टॉपिक है राजभाषा। इसको हम पढ़ा देते हैं। राजभाषा और राष्ट्रभाषा ये दोनों शब्द मिलते जुलते हैं, पर इनमें सामान्य और पारिभाषिक शब्द भिन्न हैं। अंग्रेजी में इनको ऑफिशियल लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज कहते हैं। किसको? राजभाषा को ऑफिशियल और राष्ट्र को नेशनल लैंग्वेज कहते हैं। राजभाषा सरकारी कामकाज की भाषा और भारतीय संघ की भाषा है। भारत का संविधान बनाते समय हिंदी को राजभाषा माना गया। 7 राज्यों में हिंदी राजभाषा है। शेष राज्यों में अपनी अपनी प्रदेशों की भाषाएं हैं। हिंदी, संस्कृत, कश्मीरी किसी भी राज्य की राजभाषा नहीं है। राजभाषा बनाने के लिए सरकारी कामकाज इसी भाषा में होना चाहिए। शिक्षा का माध्यम, कार्य के निर्णय रेडियो और दूरदर्शन में राजभाषा का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन हिंदी भाषी राज्यों की सुविधा को ध्यान में रखकर भारतीय संविधान में अंग्रेजी का प्रयोग सीमित समय तक के लिए कर लिया गया है। इसका क्वेश्चन क्या बनता है? राजभाषा किसे कहते हैं? भारत की राजभाषा कौन सी है? राजभाषा यानी सरकारी कामकाज की भाषा और भारतीय संघ की भाषा। भारत का संविधान बनाते समय हिंदी को राजभाषा माना गया। राजभाषा बनाने के लिए सरकारी कामकाज इसी भाषा में होना चाहिए। शिक्षा का माध्यम, कार्य के निर्णय रेडियो और दूरदर्शन में राजभाषा का प्रयोग होना चाहिए। राजभाषा की विशेषताएं देख लेते हैं। राजभाषा की विशेषताएं, पहला है राजभाषा किसी भी देश की कामकाज की भाषा होती है। राजभाषा की मान्यता मिलने से उस भाषा का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। अब इसमें हम सेकंड वाला भी देख लेते हैं। यह है राष्ट्रभाषा। प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र की एक सर्वसम्मत राष्ट्रभाषा होती है। राष्ट्रभाषा में राष्ट्र की संस्कृति, साहित्य और इतिहास की प्रेरणाएं होती हैं जो जीवन को प्रभावित करती हैं। बहुभाषी देशों में सभी भाषाओं को समान सम्मान मिलता है, लेकिन वहाँ संपर्क की एक भी भाषा होती है। कौन सी? सिर्फ एक भाषा होती है संपर्क के लिए, जो राष्ट्रभाषा कहलाती है। देश के विभिन्न प्रदेश अपने प्रदेश में, क्या लिखा है? देश के विभिन्न प्रदेश अपने प्रदेश में अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किंतु जहाँ संपूर्ण राष्ट्र का प्रश्न आता है, वहाँ भी अपनी राष्ट्रभाषा का ही प्रयोग करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का पद दिया गया है। राष्ट्रभाषा उसी तरह महत्वपूर्ण होती है जैसे राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्र चिन्ह। वह पूरे राष्ट्र की संस्कृति को व्यक्त करती है। इसी भाषा से व्यक्ति, समाज व देश का व्यक्तित्व झलकता है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रमुख कारण यह है कि देश में 52% से अधिक लोग हिंदी बोलने वाले हैं। यही एकमात्र भाषा है जो किसी न किसी रूप में बोली या समझी जाती है। देश के 7 हिंदी राज्यों में हिंदी मातृभाषा के रूप में प्रयुक्त होती है। हिंदी का उद्भव संस्कृत परंपरा से जुड़े होने के कारण समस्त आर्य परिवार की प्रांतीय शब्दावली हिंदी से जुड़ी प्रतीत होती है। इसके क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बनते हैं। राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं? प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र की एक सर्वसम्मत राष्ट्रभाषा होती है। राष्ट्रभाषा में राष्ट्र की संस्कृति, साहित्य और इतिहास की प्रेरणाएं निहित होती हैं जो जनजीवन को प्रभावित करती हैं। बहुभाषी देशों में सभी भाषाओं को सम्मान मिलता है, लेकिन वहाँ संपर्क की एक ही भाषा होती है जो राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द भी प्रयुक्त होता है। अंग्रेजी में इसे नेशनल लैंग्वेज कहते हैं।
राष्ट्रभाषा की विशेषताएं भी लिखिए। सबसे पहली है, राष्ट्रभाषा विकसित होती है। यह देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा होती है। राष्ट्रभाषा दूसरे देशों से संपर्क स्थापित कर सेतु का कार्य करती है। तो बच्चों, हमने आज अभी आपको राजभाषा और राष्ट्रभाषा पढ़ा दिया है। एक और टॉपिक हम देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है विज्ञापन लेखन। विज्ञापन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसको हम एडवर्टाइज बोलते हैं, ऐड बोलते हैं, उसी को विज्ञापन लेखन कोई। तो दो शब्दों से मिलकर बना है, वी और ज्ञापन। वी का तात्पर्य होता है विशेष और ज्ञापन का तात्पर्य होता है जानकारी या सूचना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिसे विशेष रूप से सूचित किया जाए उसे विज्ञापन कहते हैं। वर्तमान समय में विज्ञापन उत्पादक एवं उपभोक्ता के मध्य संप्रेषण का सर्वाधिक सशक्त माध्यम है। विज्ञापन तैयार करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? विज्ञापित वस्तु के लिए विशिष्ट गुणों का उल्लेख, मतलब जो हम जिस वस्तु के लिए हम विज्ञापन लिख रहे हैं उसके लिए हम विशेष मतलब गुण कि उसमें क्या क्या गुण है उसका उल्लेख करना चाहिए। आकर्षक लेखन शैली होनी चाहिए। लिखने का जो उसमें लिखते हैं वो एक लेख है, लेखन शैली है, वो कैसी होनी चाहिए? आकर्षक होनी चाहिए। प्रस्तुति में नयापन, वर्तमान से जुड़ाव तथा दूसरों से भिन्नता। विज्ञापन में आवश्यकता अनुसार नारे यानी स्लोगन का उपयोग। विज्ञापन आकर्षक हो, कम से कम शब्दों में उत्पाद की विशेषताओं को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया जाए। विज्ञापन की भाषा उपभोक्ता वर्ग के अनुरूप होनी चाहिए। विज्ञापन को प्रभावशाली बनाने के लिए चित्रों का भी प्रयोग करना चाहिए या कर सकते हैं। विज्ञापन को बॉक्स बनाकर प्रस्तुत कर सकते हैं, यानी एक बॉक्स बनाकर फिर उसको अंदर उसके बना सकते हैं विज्ञापन को। देखो इसमें कुछ विज्ञापन भी दिए हुए हैं, एक ये है, 2, 3, 4। तो आप देख लेना कि इस टाइप से आपको विज्ञापन किस तरह से बनाना है, तो इससे भी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ ऐसे बॉक्स बना के फिर जिस चीज़ का विज्ञापन वो बोलेंगे तो उस चीज़ को मतलब बताते हुए उसका पिक्चर बनाते हुए उसकी विशेषताएं लिखनी है। बकाया देख के आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ लेते हैं, संवाद लेखन। संवाद लेखन भी अन्य विधाओं की भांति साहित्य का ही अंग है। संवाद दो व्यक्तियों की आपसी बातचीत को कहा जाता है और उसे लिपिबद्ध करना संवाद लेखन कहलाता है। संवाद के द्वारा किसी भी विषय को भली भांति समझाया जा सकता है। संवादों के माध्यम से गद्य में सहजता और रोचकता आ जाती है। संवाद मतलब बात करना, बोलना एक दूसरे से। तो जो बोल रहा है, जो बात कर रहा है, उसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, ये आगे उदाहरण भी दिए हैं तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। संवाद लेखन के समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, संवाद दिए गए विषय से संबंधित हो। संवाद छोटे, स्वाभाविक और रोचक हो। संवाद में प्रभाव होना चाहिए तथा उनका आपस में संबंध होना चाहिए। भाषा विषय और पात्रानुकूल हो। औपचारिकता अपेक्षित नहीं है। आत्मीयता लाने के लिए उचित संबोधन का प्रयोग किया जाना चाहिए। उचित विराम चिन्हों का भी प्रयोग होना चाहिए। एक हम यहाँ पे 2-3 उदाहरण दिए हुए हैं, समझ लेते हैं। दो महिलाओं के बीच बढ़ती हुई कीमतों पर बातचीत। दोनों महिलाओं के नाम रख दिए हैं। आशा बोलती है, कैसी हो बहन। यहाँ आप देखो उचित विराम चिन्ह भी लगाने हैं इसमें। शोभा, क्या बताऊँ आशा बहन, आजकल तो मानो हर चीज़ की कीमत आसमान छू रही है। आशा, ठीक कहती हो बहन, महंगाई ने तो मानो सबकी कमर तोड़ दी है। शोभा, नौकरी करने वालों की तो बंधी बंधाई तनख्वाह आती है, उसमें महीने भर चलाना बहुत मुश्किल होता है। आशा, अरे गरीब लोगों का तो बुरा हाल है। उन लोगों की मजदूरी तो कोई नहीं बढ़ाता, वे क्या करें। शोभा,
महंगाई तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारे वेतन तो उस हिसाब से नहीं बढ़ता, करें तो कोई क्या करे। दूसरा है चिड़िया के घोंसले के बारे में भाई बहन बात कर रहे हैं। सीता: क्यों भैया, अंडों में से निकलकर बच्चे फुर्र से उड़ जाएंगे? तो उसका भाई बोलता है, उसका नाम रखा है नर्वद। नहीं पगली, पहले पहले पर निकलेंगे। मतलब वो क्या बता रहा है, एकदम से नहीं उड़ेंगे, पहले उनके पर यानी पंख निकलेंगे। सीता: बच्चों को चिड़िया क्या खिलाएगी बेचारी? तो नर्वद कहता है, क्यों ना चबूतरे पर थोड़ा दाना पानी रख दिया जाए। सीता कहती है, फिर तो चिड़िया को दाना पानी के लिए उड़कर ना जाना पड़ेगा ना? नर्वद: नहीं, फिर क्यों जाएगी वह? तीसरा उदाहरण देख लेते हैं। क्रिकेट के खेल के विषय पर दो मित्र आपस में बातचीत कर रहे हैं, वो संवाद लिख लेते हैं। अमित: भाई, आज तो क्रिकेट खेलेंगे। सुमित: हाँ भाई, मन तो मेरा भी है, पर खेलेंगे कहाँ? अमित: चलो हमारे विद्यालय के मैदान में खेलते हैं। सुमित: वहाँ खेलने देंगे क्या? कोई रोकेगा तो नहीं? अमित: मैंने प्राचार्य जी से अनुमति ले ली है। सुमित: तो तुम अपने 11 साथियों को बुला लो, बाकी यहाँ के साथी तो हैं ही। अमित: ठीक है भाई। सुमित: अच्छा, शाम को 4 बजे मिलते हैं। तो बच्चों, आप हमारा संवाद लेखन भी हो गया है। तो यहाँ पे हमारा ये आप जो अगर आपके पास परीक्षा बोध है तो यहाँ पे रिक्त स्थान दिए हैं, सही जोड़ी, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए, सत्य असत्य, और यहाँ पे मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर दिया हुआ है। तत्सम, ये कुछ क्वेश्चन आंसर भी दिए हुए हैं, तो इनको भी आप पढ़ लेना। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर यहाँ भी दिए हुए हैं, तो ये पढ़ती बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने वहाँ पूरा आपको विस्तार में पढ़ाया हुआ है। आप एक बार इनको पढ़ लेना। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा भाषा बोध कंप्लीट हो गया है। हमने काव्य बोध और भाषा बोध दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। तो हमें आशा है कि आपको ये चैप्टर और काव्य बोध पूरा, आपको भाषा बोध समझ में आ गया होगा। थैंक यू बच्चों। कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू हिंदी की पाठशाला। धन्यवाद। बाय बाय।